हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम दोबारा आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। ये बीपीएससी 104 की क्लास रहेगी। इसके पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा चुके हैं, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। वो क्लास भी हमने आपके लिए रेडी करी थी। अब जो हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं, इसमें वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो दिसंबर 2025 में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स को और जोड़ करके वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सके आपके एग्जाम के अंदर। तो हम ये क्लास अब अपनी स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती के मुख्य तरीके। किन तरीकों से राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती की जाती है, उसको हमें समझना है। राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती मुख्य रूप से प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और पदोन्नति, प्रमोशन के माध्यम से की जाती है। दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष भर्ती जो कि डायरेक्टली होती है, और दूसरा है पदोन्नति। मतलब जो अभी तक जिस लेवल पे जो ऑफिसर काम कर रहे थे, अब उनकी पदोन्नति करके उनको उसके ऊपर की रैंक पे पहुंचाया जाएगा। उनकी रैंक, जिस रैंक पे वो काम कर रहे थे, उसमें उन्नति होगी। इन नियुक्तियों का संचालन राज्य के संबंधित लोक सेवा आयोग एसटीएससी द्वारा एक निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इस संबंधित जो पूरा संचालन है, इस इससे जो संबंधित आयोग है वो लोक सेवा आयोग है, जो पूरा ये एक तरीके से पूरा रिक्रूटमेंट करता है। पारदर्शी तरीके से ये रिक्रूटमेंट किया जाता है। अब राज्य सिविल सेवाओं, स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया के मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं। अब हमें इन तरीकों को जानना है। दो मेथड हमने देख लिए हैं, अब हम इनके तरीकों को देख लेते हैं कि क्या तरीके रहते हैं। पहला होता है इसमें प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें क्या होता है, ये राज्य सेवाओं में प्रवेश का सबसे प्रमुख और आम तरीका है। इसके तहत एसपीएससी योग्य उम्मीदवारों का चयन ओपन कॉम्पिटिटिव परीक्षा के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं। देखिए, एक तरीके का एग्जाम इसके लिए लिया जाता है। ये एग्जाम जो होता है वो कौन करवाता है? ये करवाता है राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिए, ठीक है। और इनका जो ये पूरा एग्जामिनेशन होता है, कौन करता है? ये राज्य सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इसका पूरा एग्जाम एग्जाम पूरा ये करवाते हैं। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है, पहला आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है जो मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती है। एसटीएससी इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछता है। जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कौन बनेगा करोड़पति, एक प्रोग्राम आता है टीवी के ऊपर, वो आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है, 4 विकल्प होते हैं, एक हमें सिलेक्ट करना होता है। तो ये क्या होता है, ये रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो आपको सही पर चिन्ह करना है या सही पर टिक करना है आपको। तो ये पहला प्रारंभिक जो परीक्षा होती है वो ये रहती है इसके अंदर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जिसमें पूछे जाते हैं। दूसरा जिसमें आता है मुख्य परीक्षा, जो होता है मेंस एग्जामिनेशन। ये एक वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा होती है जो उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक क्षमता और गहन ज्ञान का परीक्षण करती है। आप कितने बड़े ज्ञानी हो, आपके अंदर चीजों को समझने का आपका नजरिया क्या है, आप चीजों को किस प्रकार देखते हैं, उसके लिए ये जो मतलब जो राज्य से लोक सेवा आयोग होता है, उसको जांचने के लिए क्या करता है, एक मुख्य परीक्षा आयोजित करता है आपके लिए, जो कि मेंस एग्जामिनेशन कहलाती है। इसके अंदर आपकी ये लिखित परीक्षा होती है। पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव ये रहता है। इसमें आपको लिख करके परीक्षा देनी होती है और अपने आंसरों को इस प्रकार लिखना होता है ताकि जो पढ़ने वाले एग्जामिनर हैं वो समझ सकें कि आपका मेथड ऑफ थिंकिंग क्या है, आपकी सोचने का तरीका क्या है, और आप किस लेवल तक सोच सकते हैं। मतलब आप सोचने में कहाँ तक जा सकते हैं, क्या आप किस चीज को किस तरीके से देखते हैं। तो वो सारी क्षमता जो होती है आपकी, उसको जांचने के लिए ये परीक्षा रखी जाती है। इसके बाद होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का अंतिम चरण में व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, जिसके अंकों को जोड़कर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब आपने देखिए, प्रीलिम्स दे दिया, प्रीलिम्स के बाद में आपने मेंस एग्जामिनेशन दे दिया। अब क्या होगा, इसमें आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू। अब जो बोर्ड मेंबर रहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, वो आपको बुलाते हैं, उनके ऑफिस में आपका इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू के टाइम पर वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में वो देखते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में पैनिक तो नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं
जिसका सीधा-सीधा जवाब ना हो, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए या आपके लाइन ऑफ डिलीवरी या आपके उत्तर देने की जो आपकी कला है, उसको देखते हैं वो उस इंटरव्यू राउंड के अंदर। तो ये 3 तरीके के इसके अंदर टेस्ट होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद होता है पदोन्नति, प्रमोशन का कार्यक्रम। प्रमोशन कार्यक्रम में क्या होता है? राज्य सिविल सेवाओं में उच्च पदों जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा को भरने के लिए कुछ निश्चित प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जाती है। आईएएस या आईपीएस जैसी जो अपर लेवल की जो सेवाएं होती हैं, उसके लिए उन रिक्तियों को भरने के लिए भी एक क्या रहता है? प्रमोशन सिस्टम रहता है। जो अभी तक अधिकारी निचले क्रम पे कार्य कर रहे थे, उनकी पदोन्नति होती है, उनका प्रमोशन होता है। ये एक तरीका है इसमें। निचले पदों पर कार्यरत योग्य, अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड और विभागीय मूल्यांकन के आधार पर राज्य सिविल सेवाओं के उच्च संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है। उनका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है। उन्होंने अपने ये जो उनका पूरा कार्यकाल रहा है, सेवा कार्यकाल जो उनका रहा है, उस सेवा कार्यकाल में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उन्होंने कितने अच्छे काम करे हैं, उन्होंने कितने केसेस अच्छे करे हैं, कौन-सी चीज़ें उन्होंने बेहतर की हैं, उसके बेसिस पे उनका प्रमोशन होता है। तो ये जो हमने आपको अभी प्रश्न कराया है, ये प्रश्न राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती का मुख्य तरीका उससे रिलेटेड था, जो कि मैंने आपको दोनों इसके मेथड बता दिए। एक एग्ज़ामिनेशन वाला मेथड है, जिसमें डायरेक्ट भर्ती होती है, दूसरा है पदोन्नति प्रमोशन वाला। इन दोनों विधियों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य प्रशासन में युवाओं की ऊर्जा, शैक्षणिक योग्यता और निचले स्तर के अनुभवी कर्मचारियों का व्यवहारिक ज्ञान दोनों का बेहतरीन तालमेल बना रहे। तो हमने आपको पहला प्रश्न करवा दिया। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है राज्य वित्त आयोग के कार्य। राज्य वित्त आयोग क्या होता है? राज्य वित्त आयोग जो रहता है, ये एक तरीके का फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो कि स्टेट वाइज काम करता है। स्टेट के अंदर जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क रहते हैं, वो किसके अंडर आते हैं? राज्य वित्त आयोग के अंदर वो सारे काम आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस राज्य वित्त आयोग का जो गठन है, वो राज्यपाल करते हैं और हर 5 साल में इसका गठन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य और स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच वित्तीय संबंध को मजबूत करना है। इसका कार्य है कि सुचारू रूप से पंचायतें और नगर पालिकाएं एक तरीके से बॉन्ड बना रहे सबका, एक तरीके से अच्छे सुचारू रूप से कार्य कर सकें। राज्य वित्त आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें करों का बंटवारा, टैक्सेस का एक तरीके से बंटवारा। ये उन सिद्धांतों की सिफारिश करता है कि जिनके आधार पर राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, टोल को राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच बांटा जा सकता है। देखिए, कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं, कुछ ऐसे कर होते हैं जो कि स्टेट के पास पहुंचते हैं, जिसमें कुछ तो कर हो गए, कुछ शुल्क हो गए, जैसे वैट हो गया आपका, जीएसटी मान ली जीएसटी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्टेट जीएसटी होता है और एक सेंट्रल जीएसटी होता है। और जो टोल होते हैं, टोल रहते हैं ना, बने हुए होते हैं राज्य की सीमाओं के ऊपर, तो उनसे भी पैसा बनता है, फंड जनरेट होता है। तो ये सारा पैसा कहाँ पहुँचता है? स्टेट के पास पहुँचता है। और जो राज्य वित्त आयोग होता है, स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो क्या करता है? इस पैसे को राज्य और स्थानीय निकायों के बीच बाँटता है, ताकि स्टेट भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभा सके और जो स्थानीय निकाय हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सकें। अब इसमें क्या है? अनुदान का निर्धारण। ये उन करों, शुल्कों और टोल को तय करता है जिन्हें स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा अधिकृत या संग्रहित किया जा सकता है। जो भी ये पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, इनको अधिकृत करती हैं ये सारे टैक्सेस को, जिसमें कर आते हैं, शुल्क आते हैं और टोल आते हैं। सहायता अनुदान, ये राज्य की संचित निधि से स्थानीय संस्थाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के लिए नियम और सिद्धांत सुझाता है। जो स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है? एक तरीके से ये नियम बनाता है, कानून बनाता है और जो एनडीआर्स हैं उसको स्टेट के साथ में डिस्कस भी करता रहता है। आर्थिक स्थिति में सुधार, अयोग्य राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करता है। मतलब ये नगर पालिकाओं से भी जुड़े रहते हैं
ये पंचायतों से भी जुड़े रहते हैं और स्टेट के साथ भी इनका कॉन्स्टेंटली कनेक्शन बना रहता है, ताकि अगर कोई भी कहीं पर भी लैक हो चीज तो वहां पर ये उस चीज को फुलफिल कर सकें। ये बॉन्ड बना के रखते हैं आपस में। निधि का संवर्धन स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु सुझाव देता है। पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ से जनरेट हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट, इसका भी ये बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से कनेक्शन रखता है स्टेट के साथ में। अतिरिक्त कार्य जो हैं इसके राज्यपाल द्वारा सौंपे गए वित्तीय मामलों से जुड़े अन्य विषयों पर भी ये आयोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपता है। ये एक तरीके से जो स्टेट रहता है, राज्य की जो सरकार रहती है, उससे क्या रखता है, ये एक तरीके से बॉन्ड बना के रखता है, एक तरीके से जुड़ा रहता है उससे। और जितनी भी वित्तीय जो भी मतलब के सिद्धांत है या जो वित्तीय जितने भी डिस्कशन है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशन है, ये स्टेट से सारे डिस्कशन करता रहता है ताकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। संक्षेप में अगर हम समझे, राज्य वित्त आयोग राज्य के विकेंद्रीकरण का एक मुख्य स्तंभ है। ये सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और शहरी स्तर की स्थानीय सरकारों के पास आवश्यक विकास कार्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध रहे। देखिए, विकेंद्रीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि सारी पावर, सारी शक्ति सर्वोच्च एक ही चीज को ना बनाया जाए। अगर मान लीजिए राज्य सरकार जो है वो एक डिपार्टमेंट के हाथ में ही सारा फंड दे देगी, तो क्या बिल्कुल निचले स्तर पर, पंचायती स्तर पर या नगर पालिका स्तर पर काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमेशा यही शिकायतें सुनने में आएंगी कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, हम ये काम कैसे करें, हम इस काम को कैसे कंप्लीट करें। तो क्या होता है कि विकेंद्रीकरण किया जाता है, मतलब एक पर्सन के हाथ में पूरा फंड नहीं दिया जाता। हर डिपार्टमेंट का बजट तैयार कर दिया जाता है, हर डिपार्टमेंट को उसका बजट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपके हाथ में इतना पैसा है, अब आपको ये सारा कार्य अपने क्षेत्र के अंदर करना है। ठीक है? तो ये मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा और इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके डेफ़िनिटली अगर ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको वहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएँगे और लिख पाएँगे। सो, थैंक यू सो मच।